साहित्य बाय प्रियंका पे। हिंदी साहित्य संजीवनी में आपको एक ऐसी संजीवनी बूटी दी जा रही है जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि हमने अपनी एक सीरीज़ चला रखी है जो हमारी DSSB में आए हुए सभी प्रश्नों की सीरीज़ है। आज तक DSSB में TGT या PGT हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब के प्रश्न संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होंगी और आप इसको अपना प्यार और सम्मान ज़रूर देंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया या समझाया गया अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज की क्लास की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईदगाह, सवा सेर गया हूँ और नशा, ये तीनों कहानियाँ किसकी हैं हमारी? ये तीनों कहानियाँ ही हमारी प्रेमचंद की हैं। लेकिन जो हमारी पुरस्कार कहानी है, पुरस्कार कहानी किसकी है? पुरस्कार कहानी हमारी जयशंकर प्रसाद की है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पुरस्कार कहानी है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जान लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेमचंद का हमें पता है कि ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं सारी प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद का जो हमारा वास्तविक नाम है वो क्या है? वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम वास्तविक नाम हम सबको पता है क्या है इनका? धनपत राय। ठीक है, धनपत राय। और ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ये भी ये आपको पता है, नवाब राय। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। और इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन था। कौन सा था? सोजे वतन था, जो 1918 में आया था और अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कई चीज़ें लिखी हुई थी, तो इसलिए उसको जब्त कर लिया था। इसके अलावा अगर हम प्रेमचंद की पहली कहानी देखें तो वो कौन सी है? इनकी पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, इसको हम ध्यान रख लेंगे। और इसके अलावा जो हमारी अंतिम कहानी है इनकी, अंतिम, वो कौन सी है? वो है हमारी, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो कौन सी है? कफन। ठीक है, ये हमारी अंतिम कहानी है और कब लिखी गई थी? 1936 में। तो इनसे जुड़ी हुई हम ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तीसरी कसम एवं लाल बाग की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन हैं? तो ये हम सब जानते हैं कौन है लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है इन कहानियों के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। और इनको क्या कहा जाता है? इनको आंचलिक, क्या हो गया मुझे, आंचलिक लेखक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंचलिक लेखक कहा जाता है। तो हम इनको ध्यान रखेंगे कि इनकी कहानियां हैं तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कमलेश्वर भी इम्पोर्टेंट है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? इनकी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है राजा निर्वंशिया। मैं आशा करती हूँ आप सब नोट करते हुए जाएंगे। मार्कंडे की इम्पोर्टेंट कहानी जो आती है वो कौन सी आती है? एक तो आती है पान फूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उषा प्रियवंदना, इसकी कौन सी है? इसकी है
जिंदगी और गुलाब, जिंदगी और ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका किस भाषा में है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका हमारी किस भाषा में है, हमको पता है विनय पत्रिका हमारी किस भाषा में है, बताइए। डी, ब्रज भाषा में। ये हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारी विनय पत्रिका है वो किस में है, वो हमारी ब्रज भाषा में है। और ये मैंने आपके लिए इसमें रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। जो हमारे तुलसीदास जी के ग्रंथ है और उनकी भाषा, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। रामचरितमानस की हमको पता है अवधि है, रामलला की ठेठ अवधि है, ठीक है। रामलला की रामचरितमानस की क्या है, अवधि भाषा। रामलला नचू की क्या है, ठेठ अवधि। जानकी मंगल अवधि, पार्वती मंगल अवधि, बर्वे रामायण अवधि। अब क्या है, वैराग्य संदीपनी। ब्रज में जाके लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। ब्रज के लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा रामाज्ञा जो प्रश्नावली है, ये 12 ग्रंथ हैं जिनको शुक्ल जी ने प्रमाणिक माना है इनके, ठीक है। दोहावली किस में है, ब्रज में। इसमें आप एक ये भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी हमारी राम से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, जिनमें भी राम आ रहा है, मंगल आ रहा है, वो किस में है, वो अवधि भाषा में है। ये हम शॉर्ट एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि जितनी में भी राम या मंगल आ रहा है वो किस में है, वो सारी हमारी है अवधि भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं इसको हम। ठीक है, इसके अलावा ये एक दो और हैं, ये लिख लीजिए। कवितावली किस में है, ब्रज में। गीतावली किस में है, ब्रज में। कृष्ण गीतावली किस में है, ये भी हमारी ब्रज में। और विनय पत्रिका किस में है, ये भी हमारी किस में है, ब्रज में, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हमारी राम से जुड़ी हुई रचनाएं हैं वो सब किस में है, अवधि में, या जिसमें राम या मंगल आया है वो अवधि में है। इसके अलावा हमारी सारी जो है वो ब्रज में है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो कितने हैं ये हम ध्यान रखेंगे। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो बिहारी सतसई में हमारे 713 दोहे हैं, ठीक है। कितने दोहे हैं, 713 दोहे हैं। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। DSSB ने जो आंसर माना है वो 713 माना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके समस्त दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ जो हैं उन्होंने कितनी मानी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं उन्होंने कितनी मानी, 713। लेकिन हमारी DSSB कितनी मानती है, 713 ही मानती है। अगर DSSB में प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको 713 ही लगाना है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो बिहारी सतसई है ये बिहारी जी की रचना है। ये एक कृति लिख के ये पूरे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। और इनका
क्या है, इनमें है कल्पना की, जो इनकी मतलब विशेषता कहा जा सकती है या इनकी जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता का जो आधार माना जाता है वो क्या है, वो है कल्पना की समाहार शक्ति। ठीक है, इसको हम मानेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ठीक है, हमें सारी रचनाओं के नाम रचना काल याद नहीं करने, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके रचना काल ही हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक की रचना का काल क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कब था इसका, क्या रचा गया ये जो हमारा नाटक था 1931 में। कब रचा गया? 1931 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किसका है? ये हमारे प्रसिद्ध नाटककार, जैसे उपन्यास का विभाजन प्रेमचंद को बीच में रखकर किया जाता है उपन्यास युग का, वैसे ही नाटक का जो विभाजन है वो जयशंकर प्रसाद को बीच में रखकर किया जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोगिता स्वयंवर किसका है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है। ये है श्री निवास दास का। और श्री निवास दास भी कौन थे? ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार। कौन है ये? भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि श्री निवास दास जो हैं, इन्हीं का जो नाटक, जो इन्हीं का उपन्यास है, कौन सा? परीक्षा गुरु। इसको हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है और अंग्रेजी ढंग से लिखा हुआ भी प्रथम उपन्यास इनको माना जाता है। इसके अलावा इनके जो अन्य नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो ये हमें पता होना चाहिए किस नाम से किया। दुर्लभ बंधु के नाम से किया और ये इनका अंतिम अनुवादित नाटक था। क्या था? अंतिम अनुवादित नाटक। ठीक है, और किसने किया? भारतेंदु ने किया। ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो ये हम सब जानते हैं, पहले भी मैं ये आपको प्रश्न में बहुत बार बता चुकी हूँ। किस भाषा के कवि हैं ये? मैथिली भाषा के कवि हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे कि विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के कवि हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनके ये आश्रयदाता कौन है, मतलब किसके राज दरबारी कवि थे ये? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। इनको भी हम ध्यान रखेंगे। इनके मेन ये मैथिली के कवि हैं, बाकी इनकी कुछ रचनाएं हमें संस्कृत में भी मिलती हैं,
जो संस्कृत की इनकी इम्पोर्टेंट है वो है भूपरिक्रमा, भूपरिक्रमा। इसके अलावा है हमारी गंगा वाक्यावली, ठीक है। और अवहट में मैंने आपको बताया ही था, पहले हमने जो पेपर करे हैं, जो हमारी अवहट भाषा है इसमें कौन सी है, इसमें हमारी आती है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति। और मैथिली में कौन सी है, मैथिली में हमें याद रखनी है कौन सी है, विद्यापति की पदावली। और सेकंड है गोरक्ष विजय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्दा कहानी किसकी है। तो हमें पता है कि ये कहानी किसकी है, ये कहानी है हमारी यशपाल की। किसकी है, हमारी यशपाल की कहानी है पर्दा कहानी। और ये बहुत ही फेमस कहानी है इनकी, बार बार पूछी जाने वाली कहानी है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है यशपाल जी की, वो है फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता, ठीक है। इसके अलावा है पिंजरे की उड़ान। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और इनके उपन्यास भी बहुत फेमस है, जो हमारी विभाजन की त्रासदी पे लिखा हुआ है और बहुत बार पूछा जाता है। ये सोच लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झूठा सच, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसन्न राघव किसकी रचना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। किसकी रचना है ये है जयदेव की रचना। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये नया प्रश्न है। तो जो नए प्रश्न हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़े हैं, तो इनको आप नोट करके रखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने अब तक एक बार भी नहीं देखे हैं और इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रसन्न राघव किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। जयदेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके बारे में है, ये हम देखेंगे। ये भगवान श्री राम जी की कथाओं से संबंधित है, ठीक है। की कथाओं से संबंधित है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है हमारी चंद्रालोक, और गीत गोविंद, ठीक है। और ये एक नाटक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर इसकी विधा पूछी जाए तो, कि प्रसन्न राघव क्या है, ये एक नाटक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रसन्न राघव किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है, चंद्रालोक है, गीत गोविंद है। और जो ये प्रसन्न राघव है, ये रचना की विधा क्या है, तो इस रचना की विधा क्या है, इस रचना की विधा है हमारी नाटक। और ये भगवान श्री राम जी की कथाओं पर आधारित नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं कितनी बार, अंधा युग में कुल कितने हैं, 5 अंक है। किसकी रचना है ये धर्मवीर किनकी रचना है, ये हमारी धर्मवीर
भारती की रचना है। क्या है ये एक गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1955 में हुआ। और इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता रहा है कि इसका कथानक किस पे आधारित है। तो इसका कथानक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है पेपर में, कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। जो लास्ट डे था महाभारत के युद्ध का, उस पर आधारित है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ये जो हम घुंडी लगाते हैं, ये इसमें भामें, ये किससे ली गई है? ये हमारी गुजराती भाषा से ली गई है। और ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था किसने दिया था? काका कालेलकर ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे जी, कि जो भी हमारी भाषा में ये घुंडी लगाई जाती है, ये गुजराती भाषा की देन है। और ये सुझाव काका कालेलकर समिति बनी थी, उनकी तरफ से आया था। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 में क्या है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो हमें पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। महत्वपूर्ण तो देखिए सभी है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आई हुई है। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हमको ये याद होनी चाहिए। अगर ये दोबारा रिपीट होती है तो कम से कम जो प्रश्न हमारे प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं वो प्रश्न हमारे गलत ना हों, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। किसकी है ये हमारी विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। प्रकाश और परछाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। जबकि इनकी एक और भी है जो फेमस है, वो क्या है? ऊंचा पर्वत गहरा सागर। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? जी, किस कवि का है? कबीरदास जी का है। और ये आपको होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, सन। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कबीर जी का जन्म कब हुआ था, क्या सन है, और ये किसके समकालीन थे। ठीक है, एक आप मुझे बताएंगे जन्म कब हुआ और ये किसके समकालीन थे। ये दोनों ही एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो किसका है मगहर और लोई से संबंध है? कबीर का। मगहर में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। और लोई कौन थी? लोई इनकी पत्नी थी। ठीक है, और इनके पुत्र पुत्री का नाम क्या था? ये भी हमें पता होना चाहिए। पुत्र पुत्री का नाम क्या था? पुत्र पुत्री का नाम था इनके कमाल और कमाली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक दो चीज़ें इसमें और देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? बीजक। और इसका संग्रह किसने किया था?
इसका संग्रह किया था इनके शिष्य धर्मदास ने। और कब किया था? 1464 में किया था। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोणार्क नाटक, जी हाँ, किसका है कोणार्क? ये है जगदीश चंद्र माथुर का। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। कब लिखा गया? ये 1951 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इनका एक और मतलब इनके मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हमने ये देख लिया कोणार्क। इसके अलावा इनका पहला राजा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला राजा। दूसरा जो हमारा इनका इम्पोर्टेंट नाटक है वो हम कौन सा देखते हैं? वो है हमारा शारदिया। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। मोहन राकेश का भी एक बार देख लेते हैं। हमें पता है मोहन राकेश का फेमस नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। और ये समकालीन जिंदगी पर लिखा हुआ प्रथम नाटक भी माना जाता है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अपने उस पर डाला हुआ था पोस्ट पे, तो इसका आंसर आप सभी देंगे बिल्कुल सही कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना करी? तो किसने करी? कब ने करी। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और अगर बांग्ला भाषा में पूछी जाती है तो किसने करी है? ये भी हमें पता होना चाहिए। कीर्तिवास। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि शिव शंभू का चिट्टा किसका निबंध है? चलिए मैं ही बता देती हूँ किसका है। बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। और किसके बारे में लिखा गया था? ये लॉर्ड, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए आंसर मैंने बता दिया, किसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। पुराना जो मैं बता रही हूँ वो आपको रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए, अरुण है मधुमेह देश हमारा नामक गीत किसका है? ये सब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये किस नाटक से लिया गया है? ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ये चंद्रगुप्त से दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे किससे लिया गया है। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और इसका एक पार्ट, ये जो लाइन है ये किसकी है? 12th में लगा हुआ है। क्या है वो? कॉर्नेलिया का गीत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति चंद्रगुप्त में से किससे ली गई है? तो ये कॉर्नेलिया का गीत है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि कॉर्नेलिया ने ही ये गीत गाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित रत्नाकर, जैसा कि हमको पता है, ये सेनापति कवि का एकमात्र ग्रंथ है। क्या है? एकमात्र ग्रंथ है। इसको हम ध्यान रखेंगे।
इसका रचनाकार ये किसकी रचना है? सेनापति की है, एकमात्र ग्रंथ है। और इसका रचना काल क्या है? 1949। ठीक है, और ये कितने शीर्षक में लिखा गया है? ये 5 अध्याय हैं इसमें, और इसमें 5 अध्याय इसमें बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अध्याय को क्या नाम दिया गया है? तो ये 5 तरंग के नाम से है। ठीक है, 5 किसके नाम से है? 5 तरंग के नाम से है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन है? तो किनका संकलन है ये हमें पता है। किसका संकलन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का संकलन है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद को आप पता ही है कि इनके नाम पर द्विवेदी युग पूरा पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धता की खोज के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है शुद्धता की खोज के रचनाकार कौन है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? ये हैं हमारे दिनकर हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। इनके और भी कई हैं जो हमको पता होने चाहिए, जैसे हुंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उर्वशी है, उर्वशी पे इनको एक पुरस्कार मिला है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उर्वशी को पर इनको साहित्य की तरफ से एक पुरस्कार मिला है, वो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा परशुराम की प्रतीक्षा, कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिनकी सभी जो हमारी मतलब सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। काव्य कृतियाँ हुई, गद्य हुआ, तो ये उनमें से ही एक हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है इनकी, जैसे आप देखते हैं कुरुक्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाने वाली है। ठीक है, गद्य में एक इनकी बहुत पूछी जाती है, अर्धनारीश्वर। और कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ये वाला क्वेश्चन है। चलिए, जो मैंने आपसे होमवर्क पूछा था वो आ ही गया। हीरालाल जी का प्रथम, एक मिनट, हम 42 पे ही हैं। 41 कर लिया हमने? नहीं, अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है इनमें से? फणीश्वरनाथ रेणु है इनका जो पहला है, मैला आंचल, उससे ही हम आंचलिक उपन्यासों का, इनको आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है, और मैला आंचल ही से ही आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हमको पता है, बताइए कौन सा है? अनामिका। कौन सा है? अनामिका है। और ये कब छपा था? 1923 में छपा था। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, जो 1923 में छपा था। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जो पूछी जाती है, जैसे सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, इसके अलावा तुलसीदास, ये वो रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर है? अनामिका के अंदर है। अनामिका कब छपा था? 1923 में छपा था। और इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर,
ठीक है। एक इनका परिमल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इनका दूसरा काव्य संग्रह है। परिमल इनका दूसरा काव्य संग्रह है जो 1930 में आया था। इसमें क्या है, जूही की कली कविता इसी में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें है अद्भुत रस। कौन सा है? अद्भुत रस है, क्योंकि हमें पता है कि जो उलटबासियाँ थी उसमें बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर बात कही जाती हैं। ठीक है, और जो संत कवि हैं हमारे, जैसे कि हमें पता है कि कबीर हमारे संत हैं, और जो हमारे संत कवि हैं उनकी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है उलटबासियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो आप बताइए किस प्रकार की है उनकी भाषा? संस्कृत निष्ठ हिंदी है उनकी। और किसकी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की भी आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है क्या? चलिए थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपनी क्लास को विराम देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे होमवर्क में पूछा था कि दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो कौन सी रचना है उनकी? उर्वशी ही है। और कब मिला? 1972 में मिला। क्या है ये? एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और कुल कितने अंक हैं इसमें? 5 अंक है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा उर्वशी है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, 1975 में मिला है। 5 अंक हैं इसमें। ये खंड काव्य है। इसके अलावा इसको हम देखें तो इसके नायक कौन है? नायक है इसके पुरूरवा। और नायिका कौन है? नायिका है इसकी उर्वशी। उर्वशी। ठीक है, और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो कथा इसमें प्रस्तुत की गई है वो नट नटी के माध्यम से की गई है। किसके माध्यम से? नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? बताइए, श्रृंगार रस के कौन थे जो सबसे विरोधी थे? श्रृंगार रस के कौन थे? वो सुंदरदास थे। कौन थे? सुंदरदास थे। और सुंदरदास किसके शिष्य हैं? ये भी हमें पता है, दादू दयाल के शिष्य हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो हमारे निर्गुण मार्गी थे उस पर हमें ध्यान रखना है कि ये एकमात्र संत थे जो शिक्षित थे। ये पूछा जाता है कि जो संत कवियों में कौन से ऐसे संत थे जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो कौन से थे? सुंदरदास थे। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए कि इसमें हमारी इनको 2 रचनाएं हैं जो इनकी इम्पोर्टेंट हैं। वो है एक तो सुंदर विलास, ठीक है, और एक है हमारी ज्ञान समुद्र। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो अभी 15 क्वेश्चन और है, पर क्लास मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको आज के पढ़ाए हुए प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप बार बार ये सीरीज़ देखेंगे, याद करेंगे, ताकि प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएं और आप इनको बिल्कुल भी गलत ना करें। ठीक है,
तो आशा करती हूँ आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो। धन्यवाद।